सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं क्वेश्चन हिंदी भाषा बोलियों से संबंधित। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत जो 17 बोलियां आती हैं उसका उद्भव अपभ्रंश से के किस रूप से संबंध नहीं है। आपसे पूछा गया है जो हिंदी है उसका विकास किससे हुआ है। हिंदी की जो बोलियां हैं उसका विकास अपभ्रंश की अलग अलग शाखाओं से हुआ है। तो यहाँ पे अपभ्रंश की 4 शाखाएं दी गई हैं। इनमें से बताना आपको कि जो हिंदी की जो 17 बोलियां हैं उनका विकास किस शाखा से नहीं हुआ है। बाकी 3 से हुआ है, एक से नहीं हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी है। तो जो शोरसेनी अपभ्रंश है इससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश है इससे भी हुआ है, और मागधी अपभ्रंश है इससे भी हुआ है। देखिए, शोरसेनी अपभ्रंश है इससे जो अपनी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी है, गुजराती है, इनसे इनका संबंध है। जो अर्धमागधी है इसमें पूर्वी हिंदी का विकास हुआ जिसमें आपकी अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और जो मागधी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत आपको पता ही होगा बिहारी हिंदी आती है। ठीक है, मागधी के अंतर्गत कौन सी आती है। मागधी अपभ्रंश में आपकी बिहारी हिंदी आती है, और बिहारी में आती है भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ये भाषाएं हैं। और जो पैसाची अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश का संबंध हिंदी की जो 17 बोलियों इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें पैसाची है, इसमें जो आपकी सिंधी है, ब्राचड़ है, ये आती हैं। तो आपका आंसर आएगा डी। देखिए यहाँ पे दी गई इसकी फुल डिटेल्स, पूरी व्याख्या। हिंदी में 17 बोलियों का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से संबंध नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र की अधिकतर भाषाओं का विकास शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी के द्वारा ही हुआ है। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी पंजाबी, लहंदा आदि भाषाएं आती हैं। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है। पंजाबी आती है, लहंदा आती है, लेकिन आपकी जो हिंदी की बोलियां हैं वो नहीं आती हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती आदि का विकास हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा, यह उत्तर पश्चिम से लेकर कश्मीर के आसपास तक बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी। पैसाची अपभ्रंश। ये जो PDF है वो आप हमारे नंबर पे 7878223908 से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगी। उस ग्रुप में सभी PDF अवेलेबल हैं, जो जितना पढ़ाया जाता है उससे संबंधित भी, और अन्य जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके हिंदी UGC नेट, JRF और जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट्स होंगे, मेरे हैंड नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप अपने नंबर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, इस नंबर पे मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगी। उसके बाद में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चैनल। अगला है ब्राचड़ अपभ्रंश। आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं इसको बाद में। ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली कोरवी, हरियाणवी जिसको बांगरू कहा जाता है, ब्रजभाषा बुंदेली और कनौजी। खड़ी बोली को कोरवी कहने वाले कौन थे। राहुल सांकृत्यायन जी। और हरियाणवी को बांगरू कहने वाले थे ग्रियर्सन जी। एक एक क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंटता है यहाँ पे। अर्धमागधी से पूछा जा सकता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का विकास हुआ, तो पूर्वी हिंदी का। महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली, मराठी। खस अपभ्रंश से कौन सी निकली, पहाड़ी। ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी निकली, सिंधी। पश्चिमी हिंदी से आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेली। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, सॉरी भाषाएं नहीं, बोलियां, तो ये मारवाड़ी आती है, जयपुरी और ढूंढाड़ी आती है। जयपुरी और ढूंढाड़ी एक ही है। जयपुरी भी कह सकते हैं इसको, ढूंढाड़ी भी कह सकते हैं इसको, झाड़साई भी कह सकते हैं। मेवाती आ गई और मालवी। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण राजस्थानी हिंदी का वर्गीकरण देने वाले थे मैनारिया साहब। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी में आती है आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये पूरी डिटेल्स आप जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर से जुड़ेंगे 7878223908। ठीक है, इससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है, ब्रजभाषा है उसका स्थानीय रूप नहीं है। जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी
और सिकरवाड़ी। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर छोटे लेवल के एग्जाम नहीं होते हैं, इनमें डीपली क्वेश्चन आते हैं और डीपली को आप इग्नोर नहीं करेंगे। डीपली को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो कभी भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप एक एक चीज को बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी और सिकरवाड़ी। तो इसमें जो सिपाड़ी है ये आपकी जो ब्रज भाषा है उसका स्थानीय रूप नहीं है। ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप सिपाड़ी नहीं है। शेष विकल्पों के जो अन्य कथन है वो सही हैं। ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी है, उसके अंतर्गत आती है। ब्रज का अर्थ होता है पशुओं में गायों का समूह है या चारागाह है। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाता है और इसकी बोली क्या है? ब्रज भाषा है। इससे आपको इसके आंसर में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रज का अर्थ क्या है? तो पशुओं में गायों का समूह है या चारागाह है। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई थी। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। ब्रज भाषा की विशेषता में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रज भाषा की विशेषताएं कौन सी हैं या कौन सी नहीं है? ABCDEF 5 या 6 ऑप्शन तक भी आ जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से ब्रज भाषा की कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि ब्रज भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ब्रज का अर्थ होगा क्या? पशुओं में गायों का समूह है या चारागाह है। पशुओं की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रज। और इसकी बोली को ब्रज भाषा कहा गया। इस भाषा का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से जाना जाता था। ठीक है। भुक्खा, अंतर्वेदी, डांगी, जादोबाटी, सिकरवाड़ी आदि ब्रज भाषा की मुख्य उपबोलियां हैं। ये उपबोलियां आप नहीं भूलेंगे, आप इनको याद रखेंगे कौन कौन सी हैं। भुक्खा, अंतर्वेदी, डांगी, जादोबाटी, सिकरवाड़ी आदि ब्रज भाषा की मुख्य उपबोलियां। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रज बोली का यानी ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त जी। ओके, अगला है, यहाँ पे देखिए ब्रज भाषा है उसके क्षेत्र भी दिए गए हैं, तो आप क्षेत्र भी नहीं बोलेंगे। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी ये सभी हैं उत्तर प्रदेश के। गुड़गांव है आपका हरियाणा का और भरतपुर और करौली है ये आपके राजस्थान की हैं। ठीक है, अगला पूछा है, यहाँ पर देखिए मैं अभी आपको बता रही थी कि ब्रज भाषा से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? भोजपुरी बोली से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पे भोजपुरी बोली का आया है तो आपकी ब्रज भाषा का भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप एक एक क्वेश्चन को पूरी बारीकी के साथ में आप पढ़ते रहेंगे। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। दक्षिणी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। क्या पूछा है? जो दक्षिणी भोजपुरी है वो भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। अगला पूछा है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी असत्य पूछा आपसे। भोजपुरी बोली के लिए नागरी तथा कैथी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर आपने मेरे पहला क्वेश्चन जो मैंने 71 का करवाया था उसमें अगर आपने ध्यान से सुना है तो यही तीनों में आपका ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। कौन सा? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, यही ऑप्शन आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि जो भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश का रूप है। किसका है? मागधी अपभ्रंश का रूप है। ये अर्धमागधी नहीं आएगी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है और पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, जबकि यहाँ पे जो भोजपुरी बोली है ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किस में आती है? मागधी अपभ्रंश से। और उसके बाद में बिहारी हिंदी विकसित हुई से। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, और बिहारी की बोली है कौन सी? भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, जबकि जो भोजपुरी बोली है इसको भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप भी कहा जाता है। भोजपुरी बोली है इसके लिए नागरी और कैथी लिपि का प्रयोग भी होता है। ये दोनों कथन ठीक है।
और अगला कौन सा है, अगला यहाँ पे कटा हुआ है लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। भोजपुरी बोली का क्षेत्र बताया है, क्या है, भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे दी गई है भोजपुरी बोली की विशेषताएं। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, यही कथन है, ये असत्य है। क्यों? शेष विकल्पों में, क्योंकि जो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होती है, जबकि जो आपकी भोजपुरी बोली है ये किससे हुई है, ये बिहारी हिंदी से हुई है, और बिहारी है वो मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है। भोजपुरी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। देखिए यहाँ पे दी गई डिटेल, जो भोजपुरी बोली का विकास है वो मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी वर्तमान में केथी, जिसे ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग भी होता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी है? बिहारी के भोजन में एक मग मेथी देव, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है। ठीक है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी अत्यधिक प्रचलित है कौन सी? भोजपुरी। ये भी आप याद रखेंगे कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी मॉरिशस और फिजी जैसे देश है ना, वहां पर भी आपकी जो भोजपुरी बोली है ये बोली जाती है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र कौन सा है? भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि क्षेत्र हैं। ठीक है। भोजपुरी का क्षेत्र कौन सा है? भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि क्षेत्र आते हैं। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि आपसे पूछी है, क्या है? ये देखिए 2021 में आया है क्वेश्चन, और 2014 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मराठी आपकी भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो जो मराठी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी लिपि है। देखिए मराठी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। लिपि भाषा का एक लिखित रूप होता है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें देखिए किसकी कौन सी लिपि है? मलयालम की मलयालम लिपि है, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी है, उड़िया की उड़िया, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की अरबी फारसी, बंगाली की बांग्ला, हिंदी की देवनागरी आदि इनकी लिपि हैं। याद रखेंगे, इनकी लिपियों से संबंधित भी जैसे मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं वैसे आ जाते हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे इन लिपियों से। मलयालम है वो मलयालम लिपि है इसकी, मराठी है उसकी देवनागरी है, मराठी, नेपाली और हिंदी इन सभी की देवनागरी लिपि है, उड़िया की उड़िया है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की अरबी फारसी है, बंगाली की बांग्ला और हिंदी की देवनागरी है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आपसे पूछा गया है कि राजभाषा आयोग है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर। क्वेश्चन पूछा गया यूपी टीजीटी 2013 में। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। क्या है? देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में उनको जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का वो प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है?
हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली बोली कौन सी है? कोरवी। ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी में कौन सी आती है? बिहारी हिंदी में आती है मगही बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। और आपकी पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में कौन सी आती है? मालवी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और कौन सी थी? मारवाड़ी। ठीक है, ये आपके कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन 2014 में है। तो जो आपके हिंदी बोलियों के अंतर्गत जो कोरवी है, ये कोरवी किसके अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली जो कोरवी बोली है, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां इस प्रकार से हैं। देखिए, जो हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पूर्वी और पहाड़ी हिंदी है। ये हिंदी के रूप हैं कौन से? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत कोरवी आती है, जो कोरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। और किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। हरियाणवी को बांगरू कहने वाले हैं जॉर्ज गिरियसन साहब। एक दक्षिणी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। उसके बाद में कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कौन सी आती है? मारवाड़ी, जयपुरी और ढूंढाड़ी एक ही है, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी की एक ट्रिक मैंने कहीं पे किसी सर ने बताई थी, वहां पे सुना था, पश्चिमी की खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास। पश्चिम की खड़ी बोली, खड़ी से खड़ी बोली, ब्रज मतलब ब्रज, भान बुंदेली, ब्रजबान हरि के पास, तो हरि हरियाणवी के पास कन्नौजी। ठीक है, और यहाँ पे जो राजस्थानी हिंदी है इसमें मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी की जय, मारवाड़ की जय और मेवाती माल मार ले गए। भोजपुरी, मगही, मेथी। जो बिहारी हिंदी है इसमें क्या है? बिहारी के भोजन में एक मग मेथी देव, तो बिहारी से बिहारी हिंदी, भोजन से भोजपुरी, मग से मगही और मेथी देव मैथिली। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? तो पूर्वी हिंदी में आती है अब छत्तीसगढ़ी, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी जो हिंदी है उसमें आती है कुमाऊनी, गढ़वाली। यानी पहाड़ी जो घरवाली होती है, गढ़वाली कुमाऊनी होती है। जो पहाड़ी जो घरवाली होती है वो क्या होती है? कुमाऊनी होती है, कमाऊनी होती है। तो इसमें पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएगी आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। इस प्रकार से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, और वैसे ही याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। आपसे पूछा है बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, तो अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। बिहारी के भोजन में एक मग मेथी दो, तो बिहारी के भोजन से भोजपुरी, मग से मगही और मेथी से मैथिली। तो कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। तो आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, बुंदेली बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन सी? बुंदेली। भोजपुरी, मगही, मैथिली मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी उपभाषा की बोली है। हिंदी और उनकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से है। दोबारा से आ गया है तो दोबारा से भी हम आपको बता देते हैं, याद बार बार बोलेंगे तो आपको याद भी होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती? कोरवी, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, और खड़ी बोली कोरवी को कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। हरियाणवी को बांगरू कहने वाले हैं जॉर्ज गिरियसन साहब। दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, मेवाती और मालवी। पहाड़ी में पहाड़ी, घरवाली, कुमाऊनी, तो गढ़वाली और कुमाऊनी। पूर्वी हिंदी में अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में बिहारी के भोजन में एक मग मेथी देव, तो बिहारी के भोजन से भोजपुरी, मग से मगही और मेथी से मैथिली। अगला है संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तान और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फार्मूला के प्रशोता कौन थे? क्या पूछा आपसे कि जो संविधान सभा है उसमें हिंदी,
हिंदुस्तानी और जो देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गई जो मुंशी आयंगर फार्मूला है उसके प्रस्तोता कौन थे? तो इसमें आएगा आपका कौन कौन थे? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, कौन थे? कन्हैया लाल माणिकलाल स्वामी और गोपाल स्वामी आयंगर थे। 12 सितंबर 1949 को कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी आयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। कन्हैया लाल माणिकलाल से मुंशी ले लिया और गोपाल स्वामी से आयंगर लेकर इनके नाम से बनाया गया मुंशी आयंगर फार्मूला। कब किया गया? 12 सितंबर 1949 को। फार्मूला में कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। किसके लिए? आज तक अंग्रेजी का प्रयोग जिस माध्यम से होता आ रहा है उसी माध्यम से आगे 15 साल तक होता रहे, 15 वर्षों तक होता रहे। ये कहने वाले थे कौन? मुंशी आयंगर फार्मूला। ठीक है, अगला है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। किसमें? अर्धमागधी अपभ्रंश में। और जो अर्धमागधी है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है और पूर्वी हिंदी में है अब छत्तीसगढ़ी, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। आंसर आएगा आपका सी। जो बघेली है ये किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। भोजपुरी आपकी किस में आती है? भोजपुरी और मगही आती है आपके बिहारी में। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। हाड़ौती और मेवाती आपकी राजस्थानी हिंदी में आती है। ब्रज, अवधी और खड़ी बोली, तो अवधी है ये आपकी किस में आती है? इसमें अर्धमागधी में, पूर्वी हिंदी में। और जो आपकी ब्रज है और खड़ी बोली है ये आपकी राजस्थानी हिंदी में राजस्थानी में नहीं, पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, अगला है देखिए, उपभाषाएं इस प्रकार से वर्गीकरण दिया गया, बहुत ही अच्छा वर्गीकरण है। आपसे ये भी पूछा जाता है आकार बहुला बोलियां कौन सी हैं और ओकार बहुला बोलियां कौन सी हैं। उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया। बहुत ही अच्छी बुक है ये, यूथ कंपटीशन टाइम्स, बहुत ही अच्छी बुक है। पूरे क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स के साथ में समझाया गया है, व्याख्या बहुत अच्छी दी गई है इसमें। आपको ये जो PDF है ये आपके व्हाट्सअप नंबर, मैंने आपको बार बार बताया है, 78 पे मिल जाएगी। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगी। कोरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी, जो कि तीनों ही आकार बहुला हैं। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, बुंदेली और जो कन्नौजी हैं ये ओकार बहुला है। क्या है? आकार बहुला कौन सी हैं? कोरवी, हरियाणवी और दक्षिणी। जो आपकी ओकार बहुला है वो कौन सी है? ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद में कौन सी है? मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में कौन सी है? तो पहाड़ी हिंदी में पहाड़ी जो घरवाली है वो कुमाऊनी है, तो पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी। पूर्वी हिंदी में अब छत्तीसगढ़ी, तो ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। देखिए अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, बार बार बता दिया मैंने आपको। बिहारी हिंदी में कौन सी है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली है। विश्व में प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में से कौन सी लिपि है? नागरी लिपि, कैथी लिपि, शारदा लिपि और ब्राह्मी लिपि। आपसे पूछा है कि विश्व में प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में कौन सी लिपि है? तो विश्व में मानी जाने वाली सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। देखिए, विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में ब्राह्मी लिपि है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना। किसने? जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं उन्होंने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो हमारी देवनागरी लिपि है, जो आज हम नेपाली की, मराठी की और जो हिंदी है उसकी लिपि मानते हैं, देवनागरी लिपि, इसका विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। शारदा लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो शारदा लिपि है उसका विकास किससे हुआ है? तो वो भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिससे कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। किससे? शारदा लिपि से।
शारदा लिपि से कौन सी? कश्मीरी, लहंदा, टाकरी और गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ किससे? शारदा लिपि से। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफी वृहद स्तर पर प्रयुक्त की गई थी। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी और इसी दिन हमें जो हमारे भारत है उसमें राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। यूके पीएससी लेक्चरर 2020, यूपी टीजीटी 2016, यूपी पीएसएस डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 और यूपी पीजीटी 2005। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मान्यता या मनाया जाता है। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? आपसे पूछा है जो गढ़वाली है उसकी उपबोली कौन सी है? खस परजिया, पघाई, जोहारी और सलानी। तो इसमें जो सलानी है ये किसकी? गढ़वाली की उपबोली है। कौन सी है? जो सलानी है ये। देखिए, गढ़वाली गढ़वाल, मंडल, केदारखंड, देवभूमि की बोली है। जो गढ़वाली है वो कहाँ की है? गढ़वाल की है, मंडल की है, केदारखंड और देवभूमि की बोली है। इसकी उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया, राठी। याद रखेंगे जो राठी है ये मेवाती की भी उपबोली है। ठीक है, किसकी है? मेवाती की भी है। कठेर और राठी मेवाती की भी उपबोलियां हैं। चौंद, कोटी, टकनोरी, रवाल्टी आदि हैं। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पोंडी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक भी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? जो आपका उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से भी 2000 को अलग हुआ था। तो देखिए, उत्तराखंड की थोड़ी बहुत बोली का असर अगर उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुरादाबाद तक भी ये बोली बोली जाती है। कौन सी? गढ़वाली। बुंदेली का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? आपसे पूछा है जो बुंदेली है उसका विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो वो शोरसेनी अभ्रंश से। देखिए, बुंदेली का विकास शोरसेनी अभ्रंश से हुआ है। अभ्रंश, उपभाषा और बोलियां। अपभ्रंश है पश्चिमी हिंदी। आकार बहुला है इसमें कोरवी, हरियाणवी और दक्षिणी। ओकार बहुला है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है। शोरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी और गुजराती भी आती है। ठीक है। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है। आपसे पूछा है जो कन्नौजी बोली है उसका क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई और जालौन। तो देखिए, जो कन्नौजी है इसका क्षेत्र है हरदोई। क्या है? हरदोई। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र इस प्रकार से है। देखिए, कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। कन्नौजी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। कुमाऊनी की कौन सी है? नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। गढ़वाली की कौन सी है? टिहरी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी। मालवी की कौन सी है? उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास। ब्रजभाषा की कौन सी है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। इन सभी से संबंधित जो क्षेत्र हैं आप याद रखेंगे, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक जगह पे दिए गए सभी के क्षेत्र, इन क्षेत्रों को आप याद रख लेंगे। दोबारा से बता देती हूँ हम आपको। कन्नौजी के हैं इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। कुमाऊनी के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली के हैं टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी के हैं उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास। ब्रज के हैं मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या पूछा है? इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो भाषा है आपकी मराठी। मराठी के साथ में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली है नेपाली और हिंदी।
कौन सी है? नेपाली है, हिंदी है और मराठी है। देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली और संथाली आदि हैं। ठीक है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा है जिसे सिरो रेखा कहा जाता है। गुजराती लिपि एक ऐसी लिपि है जिसके ऊपर सिरो रेखा का प्रयोग नहीं हो जाता है, जबकि आपकी देवनागरी लिपि पर सिरो रेखा का प्रयोग होता है। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावों को किस अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है? तो वो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान हमारा 1950 में तैयार हुआ था, 1949 में तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ था, उस टाइम पर जो हमारी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में मात्र 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। 15वीं भाषा है वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। उसके बाद में आपकी जो 71वां संविधान संशोधन है सन 1992 इसमें 3 भाषा जोड़ी गई आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। उसके बाद में आपका जो 92वां संविधान संशोधन 2004 के अंतर्गत आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। मूल संविधान में पूछी जाए आपसे कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में पूछी जाए तो आपको 22 भाषाएं बताना है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। कश्मीरी, सिंधी है जो आपकी 15वीं भाषा है ये, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी ये आपकी 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और जो आपकी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली है ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। संथाली भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? आपसे पूछे गई है जो आपकी संथाली है, जो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, संथाली भाषा है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? ये ऑस्ट्रिया जो परिवार है, ऑस्ट्रिक परिवार, उसके अंतर्गत आती है। जो संथाली भाषा है ये किसके अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आती है। देखिए, संथाली भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। संथाली और मुंडारी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार है उसमें मुंडा शाखा के अंतर्गत आती हैं। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए 18 परिवारों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्षेत्रीय आधार पर 4 खंडों में बांटा गया है। पारिवारिक वर्गीकरण इस प्रकार से: यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका खंड, जिसे अमेरिका परिवार भी कहा जाता है। यूरेशिया खंड है इसमें द्रविड़ आती है, भारोपीय, काकेसी, बुरुसस्की, उराई अल्ताई, पास्ट, चीनी और अत्युत्तरी जापानी, कोरियाई और सामीहामी। जो भारोपीय भाषा है ये इसमें कौन कौन सी आती है? भारत ईरानी, बोल्टोस्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी ये सतम वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जबकि ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखरी ये केटुम भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी बोली है ऐसी जिसके अंतर्गत उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष है वो बहुवचन में प्रयोग में लिया जाता है? तो वो भाषा है आपकी अवधी। कौन सी है? अवधी। देखिए, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अवधी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी बोली है उसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।
खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर हैं, उनका प्रचलन है। अति ह्रस्व का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। अवधी बोली में स के स्थान पर अकेला ये स रह जाता है। इसमें संज्ञा के 3 रूप होते हैं, घोरा, घोरवा और घोरवा। अवधी आकार बहुला बोली है। अवधी है वो कैसी है? आकार बहुला है। अगला है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इसमें पूछा है कि ये कौन सी बोली है जिसमें कर्ता कारक है उसका प्रयोग नहीं होता है, तो वो बोली है आपकी अवधी। अवधी में क्या है? जो कर्ता कारक है उसका प्रयोग नहीं होता है। देखिए, अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी की उपबोलियां हैं जोलहा, गहोरा और जूडर। बघेली की उपबोली है निबट्टा, काफ़ी बार पूछा गया है। बघेली की एकमात्र उपबोली है निबट्टा, काफ़ी बार पूछा गया है। निबट्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अवधी की उपबोलियां हैं वो है जोलहा, गहोरा और जूडर। अवधी बोली का केंद्र कौन सा है? तो अवधी का केंद्र है बाराबांकी, बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव और सीतापुरा। बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर आदि। ठीक है, बघेली का कौन सा है? रीवा है, जबलपुर है, मंडला है और मिर्जापुर है। अगला है, सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है। सिंधी सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी नहीं, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी ब्राजड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, सोरसेनी अपभ्रंश में कौन सी थी? गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, जबकि जो सिंधी है वो ब्राजड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। जो खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं, हिंदुस्तानी, कोरवी, सर हिंदी आदि। ब्रज भाषा की तुलना में ही यह बोली खड़ी खड़ी लगती है। जो ब्रज भाषा है उसकी तुलना में यह बोली, जो खड़ी बोली है वो खड़ी खड़ी लगती है। संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल सांकृत्या ने खड़ी बोली को कोरवी बोली कहा है, और जो आपकी हरियाणवी है उसको बांगरू कहने वाले हैं ग्रियसन साहब। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए स्टूडेंट आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।